Good evening, sir. Yeah, good evening, Mitra. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please, everyone, switch on your cameras. So when I say switch on your cameras, it means for everyone. कुछ लोगों को स्पेशल इनविटेशन भेजना है तो लिख के भेजते हैं, फिर स्पेशल इनविटेशन। कैमरा मतलब कैमरा सबके लिए ना, नहीं दोबारा बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है भाई? आधा एनर्जी इसी में चला जाएगा, पढ़ाएंगे क्या? कैमरा ही ऑन करवाते रहते। So we'll continue with electrostatic potential. एक क्वेश्चन रह गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना जरूरी है। मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। 3 point charges plus q plus 2q and minus 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC. तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है और इसके वर्टेक्स पे ये 3 चार्ज है। तो ये A हो गया, लेट्स से ये B है और ये C है। A पे चार्ज प्लस Q है और B के ऊपर जो चार्ज है ये प्लस 2Q है और C के ऊपर चार्ज माइनस 3Q है। Are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. इसका साइड जो है लेंथ L। If these charges are displaced to the midpoint of A1, B1 and C1 respectively, इसको हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट पे लेके चले जाते हैं A1, B1 and C1 respectively. तो यहाँ पे आ गया अब A1, ये B1। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। तो अब हम लोग इसको मिड पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे लेके आ जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू देयर न्यू पोजीशन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाउ डू वी सॉल्व दिस? 20 new positions upon 2 करके फिर potential of each charge add. हाँ,
तो बेसिकली क्या है, हम लोग को वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे तो वर्क डन निकल के आ जाएगा, राइट। तो अब ये इनके बीच में A1 और C1 के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 होगा। क्यों L/2 होगा पता है ना? मिड पॉइंट थ्योरम तुम लोग बचपन में पढ़े थे 9th क्लास या 10th क्लास में, राइट। तो ये BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन ये इसके पैरेलल भी होगा और इसका हाफ होगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा L/2 और ये भी हो जाएगा L/2। तो तुम पहले ABC का जो वो पूरा है चार्ज का एक सिस्टम ऑफ चार्ज जो है, इसका हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे जब A1 B1 C1 पे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द वर्क डन। क्लियर बच्चों? यस सर। चलो Yes, sir. शुरू करो तुम लोग, हम भी पीछे। Yes, sir. सो वर्क डन is equal to final potential energy minus initial potential energy. So this is UF minus UI. It's okay, Mr. Sai Sagar, your camera is not working. अभी देखो ना, हमारे पास तो इतने सारे ज्ञानी महात्मा बच्चे बैठे हैं जिनको 2 बार बोलने के बाद भी ऑन नहीं किया, तो तुम बेचारा रीजन दे रहे हो कि कैमरा टूट गया। अरे ये सबसे सीखो, ट्राई एंड लर्न फ्रॉम दीज इंटेलिजेंट पीपल। आदित्य सिंह, है ना, और ये सब जो हैं ये सब पुराने बच्चे हैं। नए बच्चों को तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा मैं। नए बच्चे तो सीधे साधे हैं। पुराने जो मेरे पास 10th से पढ़ रहे हैं, नबील, ये सब एकदम भयंकर, इनके ऊपर एकदम मोटा एक लेयर चढ़ गया है। वो लेयर हो गया है कि कैसे चीजों को इग्नोर मार दिया जाए। अब चल गया था। है ना। तो अभी तो नए वाले बच्चे जो इस साल आए हैं उनको तो कोई बात नहीं, उनका तो वो मुझे जानते भी नहीं है ज्यादा। जो पुराने मुझे 2 साल से जान रहे हैं उनको भी देखो कितना मिन्नत करना पड़ता है। नबील भाई साहब अभी तक सुने नहीं है, अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अनहद बाबू, आपको कुछ अलग से कुछ भेजे यहाँ से सिस्टम? ऑन कर कैमरा, सब अपना अपना पिटाई लगाएंगे सबको। Sir, यस यस। sir, हाँ क्या? Someone is saying the answer? Yes. Yeah, what is the 7q square by 4 pi epsilon naught L. Very good. That's the answer. So UF minus UI. I think you should write IIT also. So final minus initial. So final क्या है हमारा? जो पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये इसको हम लोग मान लेते हैं ना बच्चे कि यहाँ पे ले आते हैं Q को, यहाँ पे ले आते हैं +2Q को, और इधर लेके आ जाते हैं -3Q को। किधर भी कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल ही है। तो अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले निकालते हैं UF। सो ये हो जाएगा हमारा Q into 2Q डिवाइडेड बाय Q1 Q2 बाय 4 pi epsilon naught into L/2 plus 2Q into -3Q by 4 pi epsilon naught L/2 प्लस फिर हमारे पास आ गया -3Q into Q 4 pi epsilon naught L/2। सो ये हो गया 2Q square -6Q square -3Q square divided by सर 7q square by 4 pi epsilon naught L आ रहा है क्या आंसर? हाँ यही आंसर, -7Q square by 4 pi epsilon naught L होगा, वही आंसर। सो यहाँ पे 4 pi epsilon naught L/2 को कॉमन ले लो। सो -3 -6 -9 plus 2 is -7 into 2 is minus of 14Q square by 4 pi epsilon naught L।
ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज Q into 2Q. So 2Q square by 4 pi epsilon naught L minus of 2Q into minus 3Q, 6Q square by 4 pi epsilon naught L and minus of 3Q square by 4 pi epsilon naught L. So this will be minus 7Q square by 4 pi epsilon naught L, right? And then work done is equal to UF minus UI, which is minus 14Q square minus of minus 7Q square by 4 pi epsilon naught L. So this will be minus 7Q square by 4 pi epsilon naught L. Clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. 1 minute, sir. लिखो लिखो. Yes, sir. Done. Now electrostatics of a conductor. ये हम लोग थोड़ा बहुत तो किए भी थे. जो बच्चे आईआईटी में हैं उनको मैंने थोड़ा बहुत बताया था, बट हाँ इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लेते हैं, जो कि सीबीएसई में जिस तरह से पूछा जाता है, राइट? सो मतलब थ्योरी पार्ट भी थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर. सबसे पहले चार्ज कैरियर्स इन अ मटेरियल. तो इफ यू सी, अगर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसमें चार्ज कैरियर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, राइट? सो इन कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव और जंप एंड हेंस कॉल्ड मोबाइल चार्जेस, राइट? तो मोबाइल चार्ज कैरियर भी इसको कहा जाता है. तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो सकते हैं, those are free electrons. So those free electrons are free to move inside a conductor wherever they want, right? So in a conductor the charge carriers are free electron, and these free electrons are free to move from one atom to other. It can jump here and there, and that's why it is called mobile charges. Insulators की अगर हम बात करें तो insulators में electrons are tightly bound with the atom, so there are no mobile charges. So there will be no free electrons here in insulators. So insulators में there is no current which is flowing. Why? Because there are no free electrons, and these if there are no free electrons, there will be no mobile charge carriers. कोई भी चार्ज कैरियर होगा नहीं जो कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन को मूव कर सके या चार्ज को मूव कर सके. So that's why in insulators the electrons are tightly bound with atom, and so there are no mobile charges. मतलब सर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पेस नहीं है यानी मूव करने के लिए, एक तरह से. नहीं, स्पेस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा ही नहीं सकते हो ना एटम से. एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाओगे? चिपक के रखा है एकदम. हाँ, इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल एकदम टाइटली बाउंड है ना. तुम केमिस्ट्री तो पढ़े ही हो, है ना? जो ऑर्बिट स्टेबल्स होते हैं, जो मान लो जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो तो इजीली रिमूव हो जाते हैं. जिसमें नॉन मेटल्स हैं, जिसमें 6-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो कहाँ से रिमूव हो पाते हैं? नहीं होगा. वो आ पाते हैं, वो टाइटली बाउंड है बेसिकली. अब इलेक्ट्रोलाइट्स में, इन इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस. दोनों चीज होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होगा वहां पे और आयंस का भी मूवमेंट होगा. मोल्टन स्टेट में है तो even ions can move from one end to the other end electrolyte के अंदर. Okay, we saw 3 material. One was conductors where free electrons were the charge carriers and they were known as mobile charge carriers.
and then we had insulators where there is no mobile charge carriers. Electrons are tightly bound with the atom. Electrolytes, here the charge carriers are the free electrons as well as ions. Clear? Sir, can you show the previous slide? Yes. Thank you. तू भी वीडियो ऑन कर ले भाई, तूने स्लाइड देखा, अब मैं भी वीडियो तो देखूंगा मुझे, बैकग्राउंड के साथ अपने, तुम वो जो पर्पल वाला बैकग्राउंड लगा था, तुमको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। तेरे नाम पे ही मैंने ये देखो स्लाइड में भी पर्पल कलर पे ज्यादा ध्यान दिया है, समझ रहा आदित्य? यस सर। पर्पल अब मेरा भी, फिर शर्ट भी मैंने पर्पल पहना है आज, देख रहे हैं पर्पल कितना इन थिंग हो गया है बिल्कुल। Now behavior of conductor in electrostatic field, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस पे क्वेश्चन तो आता ही आता है और ये समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट है। सो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम लोगों ने देखा था ना, पिछली क्लास में भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी कोई चार्ज देते हो तो वो चार्ज पूरा क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। तो अगर हम लोग गॉस लॉ बना के दिखाएं ना, गॉस लॉ करके दिखाएं, हम लोग वीकेंड पे हम लोग ये देखे भी थे, राइट, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, राइट, और इस पे हमने कोई चार्ज दिया। अब कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग एक गॉसन सरफेस लेते हैं, राइट, तो बिकॉज सारा चार्ज बाहर चला जाता है, राइट, तो मतलब दोनों तरह से प्रूव कर सकते हो, गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हो और अभी एक और मेथड करेंगे उससे भी प्रूव कर सकते हो, है ना। ये हम लोग वीकेंड क्लास में किए थे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि अभी जैसे ही तुमने चार्ज दिया वो सब चार्ज बाहर चला गया, आउटर मोस्ट सरफेस पे चला गया। क्यों चला जाता है और क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये भी हम लोग अभी करेंगे। तो चार्ज यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस में चला गया तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गॉसन सरफेस लें और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E माने, तो E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था, राइट, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जितने इस पे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस एंड पे आ जाएंगे, है ना। और नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये मेटल क्या है, ये न्यूट्रल था, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है आयंस इस तरफ बच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव इधर। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से ये जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इसके अलावा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से होता है, और ये तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर ना हो जाए, है ना। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तब तक होता रहेगा जब तक कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E माइनस EI विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है बिकॉज ऑफ दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विच हैपेंस। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सब? Yes. गॉस लॉ से भी समझ में आ गया और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अच्छा,
तो जो बच्चे नए आए हैं, अनुषा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई सेड अभी? यस सर, थोड़ा समझ आ गया। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये हम लोगों ने पीछे भी किया था, आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। अभी तो पहला बिहेवियर कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे कंडक्टर को, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity inside the conductor is zero. This is the first property, right? Now let's go to the next one. Right. So what happens actually, why does this become zero, is when a conductor is placed in an external electric field, the free charge carriers move and charge distribution in the conductor adjusts itself in such a way that electric field due to induced charges opposes the external field within the conductor. यही जो मैंने अभी बताया तुम्हें, electric field inside a conductor opposes the external field, and this happens until in the static situation the two field cancel each other and the net electrostatic field in the conductor is zero. ये तब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होके उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना करे। सेम चीज है ना जो अभी हम बता रहे थे। So you can see it here as well. So you have seen, see this is the external electric field E naught और इंड्यूस्ड। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम देखोगे है ना, तो ये सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये आयंस जो पॉजिटिव आयंस है। अब E0 और E इंड्यूस्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो उनका जो सम होगा है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट है, वेक्टर सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। क्लियर है बच्चों? Yes sir. लास्ट स्टेटमेंट तो दोबारा बता दीजिए जो कहा आपने। हाँ लास्ट में जो अभी आपने कहा लास्ट स्टेटमेंट वो सब दोबारा बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। मैंने ये कहा कि ये जो तुम्हारे पास ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है, इंड्यूस चार्जेस बेसिकली, है ना। ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब लेफ्ट साइड में आके डिपॉजिट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। सो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड आ गए तो पॉजिटिव आयंस राइट साइड में बच गए। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ उसके वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, और जब ये बराबर हो जाता है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है और उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 प्लस E, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। वेक्टर सम इसका। Got it. Now second is electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है। So sorry. So electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. तो अगर कंडक्टर के जैसे ये पूरा कंडक्टर है, इसके जस्ट आउटसाइड यहाँ पे सरफेस पे देखोगे तो इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, राइट। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट इज E cos थीटा इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा दिस विल ऑलवेज बी जीरो, राइट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, है ना। इसका जो E cos थीटा इज इक्वल टू जीरो सिंस cos 90 इज इक्वल टू जीरो। So basically wherever if you see a conductor
कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, उसके जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। Net electric charge inside the conductor is 0. This also we saw it because electric field is 0, है ना। मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो अब हम लोग ये करते हैं, मान लो ये गॉस लॉ से अगर गॉसन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो E अगर 0 हो गया तो E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर E 0 हो गया तो हमें क्या मिलेगा, 0 is equal to charge enclosed by epsilon naught. So this will give you charge enclosed is equal to 0. So net electric charge inside the conductor is always 0. So इसी वजह से whenever you give, let's say you have a conductor and you are giving some charge to it, so that charge will all come on the surface, and there will be no charge which will be lying inside the conductor. So all the charge which is given inside the conductor that will come to the surface, सारा चार्ज सरफेस के पास आ जाएगा और सरफेस के बाहर वाले मतलब आउटर सरफेस पे वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। सो वही चीज लिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सो सेम चीज बता रहे हैं, देखो E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर 0 है ना, सो इनसाइड द कंडक्टर E इज 0, अगर चार्ज 0 है, और अगर E 0 है तो चार्ज 0 होगा, मतलब वन एंड द सेम थिंग। Now electric charge resides on the surface of a conductor. This also we have discussed right now. Whatever charge which you give inside a conductor, that will go to the surface of the conductor. So all the charges given to a conductor lies on the surface of the conductor always. Electric potential is constant for the entire conductor. भाई जब electric field ही 0 हो गया, ये हम लोग पिछली क्लास में किए भी थे, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये किया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 है, हम लोगों ने देखा था भाई dV इज इक्वल टू E डॉट dr, राइट, और V इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। अब E अगर तुम्हारा 0 हो गया, राइट, तो मतलब बेसिकली E अगर 0 हो गया, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, तो dV इज इक्वल टू 0 हो गया, और dV जब 0 होता है तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। भाई कोई भी चीज का डिफरेंशियल 0 कब होता है, जब आप उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तभी तो 0 होता है ना। तो मतलब ये पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, इसके अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर, और किसके बराबर होगा, जितना सरफेस पे है उतना ही इलेक्ट्रिक, उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। तो कल हम लोग जो वो प्रूव कर रहे थे, अगर तुम्हें याद होगा, कि सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल था स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाले में, या फिर स्फेरिकल सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर वाले में, तो V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R जो हम लोगों ने लिखा था सरफेस पे, अंदर किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, और बिकॉज सेम पोटेंशियल है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है, अगर V सेम है, V कांस्टेंट है, तभी dV बाई dr 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। So that's why V is constant inside the conductor at every point. So that's what is written in the second point. So it is written here as well, dV is minus E dx, but E is equal to 0 for all points inside the conductor. Hence dV is equal to 0 and V is equal to constant. Surface charge distribution may be different at different points. ठीक है ना। सरफेस चार्ज कोई जरूरी नहीं है कि पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। जो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है, कोई जरूरी नहीं है कि डेंसिटी सरफेस चार्ज का सेम होगा हर पॉइंट। किसी पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे कम भी हो सकता है। वो चार्जेस अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए।
तो उसके लिए अगर चार्जेस किसी पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा हो या डेंसिटी कम हो, वो पॉसिबिलिटी है। मतलब कि अगर मैंने एक सरफेस ले लिया, एक सर्कुलर मतलब स्फेरिकल सरफेस, तो ऐसा नहीं कि स्फीयर पे यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। स्फीयर पे तो होता है, बट अगर शेप अगर कुछ और है तो उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा हमेशा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होना चाहिए। इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है आउटर सरफेस। So that's what is written. Surface charge distribution may be different at different points. It is not necessary that surface charge distribution is uniform throughout the surface. Clear? Yes. Yes, sir. Now electric field exists on the surface of charge conductor, that is sigma by epsilon naught n cap. तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझाऊं तुम्हें। पहले देखो हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये एक पूरा स्फीयर, एक कंडक्टर है। अब वो कंडक्टर पे हम लोगों ने एक पतला सा, एक छोटा सा ये कंसीडर किया है। लेट्स से कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल सरफेस ये किया है। अब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, अब देखो ये कंडक्टर के अंदर है। ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, मान लो हम 3 डायमेंशनली सोचो, ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस कंडक्टर के अंदर है। अब बिकॉज ये सरफेस कंडक्टर के अंदर है, तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और कंडक्टर के बाहर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट? जस्ट अ सेकंड। So electric field exists on the surface of charged conductor E is equal to sigma by epsilon naught n cap, right? तो ये जो आउटर सरफेस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ ही होगा। अंदर वाले सरफेस पे, मान लो ये जो पूरा गॉसन सरफेस मैंने बनाया है सिलेंडर के शेप का, इसके लैटरल सरफेस पे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा है, राइट? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला ये जो टॉप सरफेस है उसी से पास कर, राइट? और that will be equal to sigma by epsilon naught. Okay. So E is equal to sigma by epsilon naught n cap हो गया, right? N cap basically outward normal को represent कर रहा है हमारे पास. So electric field exists on the surface of charged conductor. E is equal to sigma by epsilon naught n cap हो गया, right? सो बेसिकली ये देखो गॉस लॉ से, ये अगर इसका जो सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है, इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया डेल्टा एस मानते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर सिग्मा मानते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गॉस लॉ लिखेंगे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू जो चार्ज एनक्लोज कितना होगा? चार्ज एनक्लोज इसके सरफेस पे ही होगा, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे चार्ज, अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इंटू एरिया ds कर दोगे, सो दैट विल बी द टोटल चार्ज विच इज लाइंग ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? जो कि इसके अंदर है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, जो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बनाया है। सो E क्या हो जाएगा? ये देखो डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is equal to sigma by epsilon naught on the surface of a conductor. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Electric field on the surface of the conductor will be equal to sigma by epsilon naught. ये इस तरीके से प्रूव होता है, ठीक है? Now electrostatic shielding, ये भी हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, जो
वीकेंड वाले क्लास में, कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसके अंदर हमारे पास एक ये पूरा स्पेस है। अब इस स्पेस के में अगर तुम देखोगे तो बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बाहर कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस जो स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है अंदर, जो हम लोग बोलते हैं, जो कंडक्टर के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा एक स्पेस रख रखा है जो एम्प्टी है। सो ये एम्प्टी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, चार्ज भी जीरो होगा, राइट। और जो पोटेंशियल है वो V नॉट के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट है, जो सरफेस पे है वही V नॉट यहाँ पे भी होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, मान इसके जस्ट ये जो अंदर जो हॉलो पोर्शन है, उस हॉलो पोर्शन के बाहर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। अब ये जो गॉसियन सरफेस होगा, इस गॉसियन सरफेस पे के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इंटू ds का सरफेस चार्ज इंटीग्रल इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे जैसे ही चार्ज दोगे वो उसके आउटर सरफेस पे वो पूरा चार्ज आ गया, तो अंदर तो कोई भी चार्ज होगा नहीं, अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, तो मतलब ये जीरो हो गया चार्ज एनक्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अंदर ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अंदर के तरफ ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा इस अंदर वाले जो एम्प्टी स्पेस है, और पोटेंशियल जो है वो V नॉट के बराबर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो पोटेंशियल dV इज इक्वल टू जीरो, सो V इज कांस्टेंट विच इज एट द सरफेस, दैट इज इक्वल टू V नॉट। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? तो बेसिकली कोई भी ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको अगर हम लोग को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचा कर रखना है, तो उसको हम लोग इस अंदर कोर के अंदर रख देते हैं। ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस है, इस कोर के अंदर लाकर रख देते हैं, तो उससे हमारा वो प्रोटेक्टेड रहता है, और उसकी रीडिंग्स जो हम लोग वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग इफेक्टेड नहीं होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर के स्पेस को सेपरेट आउट कर दे रहे हैं, शील्ड कर दे रहे हैं, बाहर का इफेक्ट अंदर आ नहीं पा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। सर एक डाउट है, इस जो कैविटी है इसके अंदर अगर दो चार्जेस रखे हैं तो वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे क्या? कैविटी के अंदर तुमने रखा हुआ है चार्ज, तो एक्सपीरियंस करेगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कैविटी मतलब नेट जीरो हो जाएगा तो वो कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्ज आएगा उसके लिए? नहीं, तुमने कैविटी के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है ना, कैविटी के अंदर यहाँ पे दो चार्ज रखा हुआ है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसका आपस में तो इंटरेक्शन रहेगा ही। ओके सर। हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा, अंदर कैविटी में ले जाके चार्ज नहीं रख रहे, चार्ज हम इसके कंडक्टर के ऊपर रख। सर वो दो चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? दो चार्ज कैंसिल आउट क्या कर देगा? दोनों चार्ज आपस में कूलम्स लॉ से फोर्स लगाएगा, तो कैंसिल क्या कर देगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो करनी है ना। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब है, यहाँ पे चार्ज कोई रखा हुआ है क्या? अभी तो ये कोई एक नया केस लेके आया है, जनरल केस में थोड़ा ना इलेक्ट्रिक इसके अंदर चार्ज भर देंगे हम बाहर से चार्ज उसके अंदर थोड़ा ना रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर इफेक्ट नहीं आएगा उसका, ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वहां पे अंदर अगर इस कैविटी के अंदर कोई अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लाके रखते हैं, उस पे बाहर का इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने ये कब बोला कि अंदर चार्ज रख दोगे तो बाहर इफेक्ट नहीं जाएगा या अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ थोड़ा है। ओके सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है बाहर के चार्जेस और बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर जो कैविटी के अंदर कोई इफेक्ट ना आने दे, दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हम कैविटी के अंदर ऑलरेडी चार्ज रखे हुए तो इस दोनों पे तो जो इफेक्ट होना है वो होगा ही, चार्ज पे जो भी फोर्स लगता है, मान लो सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्जेस होता है अट्रैक्शन होगा, उसमें क्या करना है बाहर के चार्जेस। आए समझ? यस सर। यहाँ पे इस केस में हम लोग चार्ज नहीं रख रहे हैं, इसके अंदर कैविटी के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं और उसको बाहर के चार्जेस और फील्ड से बचा रहे हैं।
दैट्स व्हाट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी दे देते हैं कि एक हमारे पास वो जो क्वेश्चन को अगर मत देखो कि कैविटी के अंदर हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज डाले हैं तो अंदर के तरफ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, उसके बाद इस वाले सरफेस पे कुछ और चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर सरफेस पे कुछ और चार्ज आ जाएगा। दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ केस, दैट हैज नथिंग टू डू विद द थ्योरी एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर स्टडीइंग। वो क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे वो सब चीज, अभी मत ये सब चीज सोचो। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ रहे हैं ना, उस वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो कॉन्सेप्ट है जिससे कि अगर हमारे पास अगर एक इस तरह का एक हॉलो है, उस हॉलो स्पेस में अगर हम लोग कोई इसमें अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हैं तो उस पर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। So it is the method of protecting sensitive instrument from the effect of external electric field inside a hollow conductor at which external electric field becomes zero. मतलब hollow conductor के अंदर external electric field will be zero. बाहर का electric field यहाँ पे कोई electric field नहीं आएगा। Clear है? Yes sir. Yes. अभी हम लोग कैविटी को बस यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करके रखने के लिए, जहां पे कि हम लोग कोई भी रीडिंग करेंगे तो उस रीडिंग पे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि तुम्हारा कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसके रीडिंग को चेंज कर सकता है ना, तो वो रीडिंग चेंज ना हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसीलिए हम उसको कैविटी में लाके रखते हैं। Now dielectric materials, dielectrics क्या है बेसिकली? dielectrics वो materials होते हैं जो कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है कंडक्शन के लिए, लेकिन उसमें जो चार्ज है कंडक्शन होता है, मतलब जो चार्ज का कंडक्शन वो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगा, कोई और रीजन होता है वहां पे। सो material which don't allow the electric charges to pass through them are called dielectrics or dielectric material. Electric charge नहीं flow करता है, ठीक है। So dielectrics are insulating material which transmit electrical effects without actually conducting electricity. मतलब चार्ज को बिना मूव कराए हुए वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को वो ट्रांसफर कर देता है, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। So there are certain insulating materials. Insulating materials will not allow charge to flow through it, right? But ये जो insulating materials होते हैं, जो dielectrics है, वो क्या करता है? चार्ज को तो नहीं फ्लो करने देता है, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फ्लो करने देता है, ट्रांसमिट करने देता है। कैसे हम लोग अभी देखेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने देगा विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स विदाउट एक्चुअली अलाउइंग द charges to flow through it. It will still allow the electric effect to transmit through it, and that's such kind of insulating material are known as dielectrics. पहले समझ लो dielectrics क्या होता है ना, कुछ को भी dielectric नहीं बोल सकते हैं। Dielectric वो मटेरियल हुए जो अपने थ्रू चार्ज, फ्री कैरियर्स को तो नहीं फ्लो करने देगा, चार्ज को नहीं फ्लो करने देगा, इंसुलेटर से तो चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा, बट वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट करने देता है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ट्रांसमिट करेगा बट चार्ज नहीं फ्लो करेगा। आ गया समझ में? Yes sir. Yes, sir. सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तुम्हारा, सो इन अ डाइलेक्ट्रिक द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल. It turns out that external field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectric. तो बेसिकली क्या है कि दो तरीके का मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अभी हम लोग करेंगे पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दो तरीके के एटम्स होते हैं, पोलर एटम्स और पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, वो एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं कर रहा होता है। मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी उसमें वो
एटॉमिक लेवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ रहता है, जैसे HCl जो मॉलिक्यूल है या H2O मॉलिक्यूल है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कंसाइड नहीं करता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उसका अलग अलग होता है, और उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव इधर होगा तो मान लो नेगेटिव चार्ज इधर है, ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होंगे, राइट। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये कॉन्साइड करता है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, उसमें उन दोनों के बीच में देयर इज नो सेपरेशन। सो मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को नॉन पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं। और पोलर सब्सटेंसेस वहां जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड नहीं करता, थोड़ा एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर है? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या कर रहा है, द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इट टर्न्स आउट दैट एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। तो होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास जो पोलर नॉन पोलर जो सब्सटेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या है, जैसे तुम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो ये जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव साथ में था ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होके कुछ ऐसे बन जाएगा कि पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगता है उधर ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड को हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड को हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ कह रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग। तो हम लोगों ने एटम को क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, जो पहले एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे थे अब वो अलग अलग हो गए एक दूसरे से। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा। तो पहले जो कि यहाँ पे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, अब वो पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेच हो गया ये मॉलिक्यूल और ये पोलराइज हो गया। ये क्लियर है सबको? यस सर। और दूसरा कह रहा है रीओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। रीओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पहले अगर सब्सटेंस लेते हो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह ऐसे रैंडम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। बट जैसे ही तुमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इससे क्या हो गया, ये सारे जो पहले डिसओरिएंटेड थे इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में, ये सब ओरिएंटेशन अब एक ही तरफ हो गया। ऐसे इसका ओरिएंटेशन एक तरफ हो गया, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, उसी तरह राइट साइड पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मतलब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे जो पहले इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में थे, जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट था, बट नेट डाइपोल मोमेंट अगर पूरे सब्सटेंस के अंदर निकालते थे तो वो 0 हो जा रहा था एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करके। बट जब तुमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये सारे क्या हो गए, अलाइन हो गए एक फॉर्म में। तो ये जो कह रहा है ना रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स, रीओरिएंटिंग मतलब aligning itself towards the external electric field and hence there is net dipole moment, और यहां पे भी पोलराइजेशन हो जाता है। समझ में आया? दो तरीके का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर वाला क्या करेगा, स्ट्रेच करके पोलर हो जाएगा, और जो पोलर था जो इधर उधर हर तरफ ओरिएंटेशन था वो सब अब एक लाइन में अलाइन हो जाएगा और उस पे नेट डाइपोल मोमेंट वहां पे भी आ जाएगा। आ गया समझ सबको? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तो वो हमेशा पोलराइज होगा, बट दोनों मटेरियल का अलग अलग तरीके से पोलराइज होगा। जो नॉन पोलर है वो स्ट्रेच करके पोलराइज हो जाएगा, और जो पोलर था पहले से वो अलाइन होके एक तरफ पोलर हो जाएगा।
बेटा इतना तोड़ के कोई नहीं बताएगा, समझ में आ रहा है ना? नहीं भी समझ में आ रहा है तो हाँ बता दो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से बता दूं। दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं। एनसीईआरटी पढ़ोगे सब ऊपर से जाएगा, जाओ जो भी किताब पढ़ोगे सब ऊपर से जाएगा, लगेगा पता नहीं क्या कौन सा फारसी लिखा हुआ उर्दू लिखा हुआ। अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। The collective effect of all the molecular dipole moments is net charges on the surface of the dielectric, which produce a field that opposes the external field. Unlike in a conductor, however, the opposing field so induced does not exactly cancel the external field. It only reduces it. कह रहा है जैसे कंडक्टर के केस में क्या था, जो ये इंड्यूस्ड चार्जेस थे उसके वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली कैंसिल कर दे रहा था ना, एग्जैक्टली कैंसिल, जी, जीरो हो जा रहा था वहां पे, है ना? Yes, sir. यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये Yes. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दे रहा है। ई नॉट माइनस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम लिखोगे यहाँ पे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो दिस विल बी नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, दिस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट विल बी अ रिड्यूस्ड वैल्यू। तुम किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी से तो वो रिड्यूस हो जाएगा ना उसका वैल्यू, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा वैल्यू, बट पूरी तरह से जीरो नहीं हो। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट जीरो, but it is less than the external field. Induced electric field reduces the external field and the net field is less than the external field. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So यही चीज अभी जो हम लोग तुमको बताए उसको डिटेल में करते हैं। So there are two types of टाइम हो गया। चलो हम लोगों ने बेसिक चीज कर लिया है, अगली क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वन इज पोलर सब्सटेंस एंड अदर इज नॉन पोलर सब्सटेंस, राइट? पोलर सब्सटेंस में वो सब्सटेंस है तो जो ड्राई एयर हो गया, ड्राई वुड हो गया, माइका हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। तो क्लास बंद ही नहीं हुआ, लोग जाना शुरू कर दिए, भाई सब महान महान व्यक्तित्व हैं हमारे यहाँ, चले भी गए, आधे तो निकल गए। बहुत अच्छा, हड़बड़ी है इनको कहीं जाने की। कुछ अगला क्लास है क्या तुम्हारा? अच्छा, एक और क्लास। चलो, ड्राई वुड, ड्राई एयर, माइका, पैराफिन वैक्स, ये सब दीज आर एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। सो अब पोलर सब्सटेंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? सर मैं एक सेकंड रुक। हाँ जी बेटा। सर नहीं सर, एक मिनट कुछ पूछते आपसे बाद में। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. यस यस। सर क्या नहीं है? so can you send me the recording for the last 3 classes? I have uploaded it on the YouTube. I'll send you the link. Yeah, मैं कल ही रात में अपलोड किया, मैं लिंक आज रात में दे दूँ। ठीक। Okay. Thank you.